Good evening, students. Today we are going to discuss about conservative and non-conservative forces. After discussing work, we are going to discuss about conservative and non-conservative forces. What are conservative forces basically? Conservative forces are those forces whose work does not depend upon the path, or you can say a force is said to be conservative if work done by this force does not depend upon the path covered, but it depends upon the initial and final position. बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया और कहां तक वो जाएगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है. वो किस रास्ते जाएगी इस बात पे डिपेंड नहीं करता. यानी work done does not depend upon the path followed. Example are gravitational force, electrostatic force, magnetic force, etc. Note, work done by a conservative force on a closed path or on a round path is zero. अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो जो भी वर्क इस फोर्स से किया जाएगा दैट विल बी जीरो, यानी दिस फोर्स विल डज नो वर्क. Now, the second term we are going to discuss about the non-conservative forces. A force is said to be non-conservative if work done by this force depends upon the path followed as well as the initial and final position. बॉडी की इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगी उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना कम दूर होगी उतना कम वर्क करना पड़ेगा. इनफैक्ट जिस रास्ते जाएगी वो रास्ता भी डिसाइड करेगा, पाथ का नेचर डिसाइड करेगा कि वर्क डन कितना होगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन एटसेट्रा. Or generally we can say most of the contact forces come under this category. Now there is a 3 marks important question that prove that gravitational force is a conservative force. 3 नंबर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको हमें प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. और वी कैन से मैं इस फोर्स के लिए 3 अलग अलग रास्तों से वर्क कराता हूं, 3 अलग अलग पाथ पे वर्क कराता हूं. इफ ऑल द 3 वर्क आर सेम देन दिस फोर्स इज गोइंग टू बी कंजर्वेटिव फोर्स. तो हाउ कैन वी राइट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ए कंजर्वेटिव फोर्स if work done by it in lifting a body up to the same height using 3 different paths. same height मतलब मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स कर दी है बट पाथ बदले हैं. इसके लिए assumption कर लेते हैं let a body of mass m is lifted up to height h in 3 different cases. 3 अलग अलग केस में. केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया. पहला है हमारा वर्टिकल लिफ्ट. मैं बॉडी को सीधे उठाता हूं, नीचे से सीधे ऊपर उठाता हूं. तो यहां पर मैंने लिया एक बॉडी किसी पॉइंट ए पर है और इस एम मास की बॉडी है जिसको ए से बी तक ओवर हाइट एच मैंने उठाना है. तो जब मैं एम इस बॉडी की वेट की बात करता हूं, जो बेसिक फोर्स है, बेसिक फोर्स ऑफ द बॉडी इज व्हाट? इट्स वेट, यानी mg. दूसरा फोर्स जो इसको लिफ्ट करने के लिए चाहिए होगा वो होगा F. तो मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी. अगर इस बॉडी को उठाने के लिए मुझे मिनिमम कितना फोर्स चाहिए होगा? इक्वल टू इट्स वेट. क्योंकि इससे कम वेट अगर कम फोर्स होगा तो आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट द बॉडी. तो मिनिमम फोर्स इक्वल टू F इक्वल्स टू mg. और हमें पता है वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बॉडी कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुई है? ए से बी तक. और ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास? h. तो वर्क डन इन फर्स्ट केस W1 इज व्हाट? F इनटू h. और यू कैन से F1 W1 equal to mgh. This is equation number 1. यानी this is the work done in first case. Case number 2. In lifting a body through staircase. हमने मान लिया एक staircase है जिसकी हाइट A से B तक h है और ये staircase n stairs से बना है. हर एक stair की हाइट h डैश है और जो हर stair का horizontal प्लेटफॉर्म है वो s लेंथ का है. तो let a staircase having n stair of h dash height each such that n h dash equal to h. n into h dash जो होगा वो h के इक्वल होगा. साथ साथ
वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी ऑफ मास m अप टू वन स्टेयर, एक स्टेयर तक बॉडी को लिफ्ट करने में यहां से यहां तक जो मैं उठा रहा हूं इसमें वर्क डन चाहिए w डैश, w डैश इज mg h डैश, क्योंकि हमें पता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट s ऑन ईच स्टेयर, हर स्टेयर पर जो वर्क डन होगा वो मैंने मान लिया w डैश जो हॉरिजॉन्टल वर्क है, बट हॉरिजॉन्टल वर्क हमारा जो है w डैश कैसे होगा, लेट अस सी। हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पर फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड है जबकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और हमें पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन विल बी जीरो। सो वर्क डन इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। So total work done on n stairs from O to B, O से लेके B तक ले जाने में n स्टेयर, टोटल कितना वर्क हमने करना पड़ेगा, इसको मैंने कहा W2, W2 इक्वल टू होगा n इंटू वर्क डन ऑन कंप्लीट वर्क डन ऑन वन स्टेयर, और एक स्टेयर पर कंप्लीट वर्क हुआ था W डैश यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्क, प्लस W डैश W डबल डैश यानी हॉरिजॉन्टल वर्क, और हम कह सकते हैं n इंटू वर्टिकल वर्क था mgh डैश जबकि हॉरिजॉन्टल वर्क था हमारे पास जीरो, यानी आई कैन से mg और h डैश के साथ मैंने n को इधर लिख दिया, और हमें पता है nh डैश तो मेरे पास h था, तो आई कैन से W2 इक्वल टू mg कैपिटल H, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, वर्क डन थ्रू एन इंक्लाइंड रैंप, एक इंक्लाइंड रैंप पे जब हम बॉडी को लेके जाते हैं तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। लेट अस सपोज a body is lifted from point O to point B up to height h using a ramp of length s, तो n inclined ramp of length s at an angle theta with horizontal हमने मान लिया है। अब हमें पता है अगर हॉरिजॉन्टल के साथ इसने थीटा एंगल बनाया तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर था कैपिटल एच और हाइपोटेन्यूज था एस, यानी यहां से मैं कह सकता हूं एच इक्वल टू एस साइन थीटा। अब हमें पता है अगर ये एम मास की बॉडी है तो इस पर पहला फोर्स जो बेसिक फोर्स काम करता है वो है इसका वेट यानी mg, दूसरा फोर्स इसके ऊपर काम करता है नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं तो बाय ज्योमेट्री आई कैन प्रूव दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, or breaking component of mg, this is going to be mg cos theta and this is going to be mg sin theta। minimum force required to lift the body up to O to B, O से B तक ले जाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए होगा, this force F should be equal to mg sin theta और greater, तो F का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो इक्वल टू mg sin थीटा होगा, यानी f इक्वल टू mg sin थीटा। वर्क डन ऑन द इंक्लाइंड रैंप, इस इंक्लाइंड रैंप पे टोटल वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स था हमारे पास f और डिस्प्लेसमेंट हुआ था s यहां से लेके यहां तक, तो w3 इक्वल टू f इंटू s, और आई कैन से w3 इक्वल टू mg sin थीटा इंटू s। अगर s sin थीटा को मैं देखूं तो ये तो कैपिटल H था मेरे पास, तो आई कैन से w3 इक्वल टू mgh, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। If I see equation 1, 2 and 3, all the three equations are giving work in each case equal to mgh, so I can say 1, 2, 3 से मैं कह सकता हूँ w1 equal to w2 equal to w3। Since work done in each case using different path is same, it means this work done does not depend upon the path, and hence the force behind this work is a conservative force, and the force was gravitational force। So here I can prove that gravitational force is a conservative force। This is all about the conservative force। Let us see, we have to prove that friction is a non-conservative force। Now prove that friction is a non-conservative force। हमने अभी देखा ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स था, now we have to prove that friction is a non-conservative force। Friction will be non-conservative if work done by the friction or against the friction depends upon the path। If I calculate the work using three different paths,
and work is not same, then force is said to be non-conservative. So let us first assume the work done on a rough horizontal path. Let a body of mass m is moved from point A to point B over a distance s on a path whose roughness is mu, and the weight of body mg work vertically downward. It is balanced by a normal reaction R. Minimum force required to move the body, that is F, should be equal to friction. ये limiting friction के बराबर होना चाहिए, तो यानी from the figure I can say R should be equal to mg and F should be equal to F. But हमें पता है laws of friction से F equal to होता है mu into R, यानी roughness times normal reaction, and I can say mu mg. तो वर्क डन फ्रॉम A to B, पॉइंट A से पॉइंट B तक वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड W1 कैन बी रिटन एज F into S, यानी mu mgs. तो दिस इज वर्क डन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल पाथ. नाउ रफ इंक्लाइंड पाथ पर वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हाइल मूविंग द बॉडी अप. तो वर्क डन ऑन ए रफ इंक्लाइंड पाथ इन मूविंग बॉडी अप. लेट ए बॉडी ऑफ मास m, एक m मास की बॉडी है. जब ये किसी इंक्लाइंड सरफेस जिसका इंक्लिनेशन थीटा है पर रखी जाती है, तो पहला फोर्स काम करता है mg, यानी वेट ऑफ द बॉडी. सेकेंड फोर्स दैट वर्क ऑन द बॉडी इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट आई एम कॉलिंग r. बाय ज्योमेट्री आई कैन इजीली प्रूव दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज गोइंग टू बी द थीटा एंगल, एंड ब्रेकिंग mg into component, this is going to be mg cos theta, and this component is going to be mg sin theta. Since surface that I have assumed is a rough surface, so the minimum force required to lift the body F should be equal to mg sin theta plus one more force comes into existence as the body start moving, that is F. तो यहां से मैं कह सकता हूं इस सरफेस पर एक फोर्स और काम करेगा, वो होगा F. तो from here I can say फ्रॉम फिगर, एक बार फिर देखते हैं, बॉडी को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा था ओवर डिस्टेंस s, ये जो डिस्टेंस है वो s है. तो यहां से मैं कह सकता हूं r इक्वल टू mg cos थीटा एंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी F इक्वल टू F प्लस mg sin थीटा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ F हमें पता है F इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स r, तो I can say mu r plus mg sin theta, but हमें पता था r is nothing but mg cos theta, तो F should be equal to mu mg cos theta plus mg sin theta. Taking mg common, तो F equals to mg एक तरफ आएगा and mu cos theta plus sin theta. ये होगा minimum force that is required to move the body up. Work done in moving the body from O to B, yani that I am calling W2, that is equal to what? W2 should be equal to F into S, force into displacement. But हमें पता है W इक्वल टू कितना था मेरे, F इक्वल टू कितना था, mg mu cos थीटा प्लस sin थीटा into S, यानी I can say W इक्वल टू what, mg mu cos theta plus sin theta into S. Equation number 2. Since from 1 and 2 W1 is not equal to W2, तो मुझे तीसरे पाथ पर जाने की जरूरत नहीं है, तीसरे पाथ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले दो केस में ही इक्वेशन मैच नहीं किया है. तो आई कैन से W1 इज नॉट इक्वल टू W2. इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी बाय सेम डिस्टेंस ऑन टू डिफरेंट पाथ इज नॉट सेम, मींस द वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ. अगर हॉरिजॉन्टल पाथ है तो सेम डिस्टेंस मूवमेंट पे अलग वर्क होगा, अगर वर्टिकल पाथ है या इंक्लाइंड पाथ है तो सेम डिस्टेंस में अलग वर्क होगा. इट मींस वी कैन से वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends upon the nature of path, and hence this force is a non-conservative force. So this is all about
the conservative and non-conservative forces. I hope you understand the topic. Thank you. Thank you for watching. Have a good day.